हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेन डेस्क ईडीयू में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जीपैट के लिए एक रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज में आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। आप सभी को पता है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से गेटवे है फॉर द केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं और उसमें से आपका जीओसी का जो टॉपिक है, जीओसी में जो और सब टॉपिक्स आते हैं वो अगर क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तो जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ें तो आप एकदम मेक श्योर कर लें कि आपको कम से कम जीओसी एकदम बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जीओसी में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना, और उनमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, उसको किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस बीच में तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ओके, हम लोग क्या क्या आज कवर करने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम देखने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर इन जनरल में इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन का बेसिक सा जो मतलब होता है जीओसी में कि कोई भी रिएक्शन जो है उसकी स्पीड क्या होगी। ओके, कोई भी रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या होगी, उसमें जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेंगी लाइक कार्बोकेटायन बनेगा या फिर कार्बेनायन बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, कोई अगर एसिड है या कोई जो कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, और अगर एसिडिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, अगर कोई कंपाउंड बेसिक है तो फिर उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो वो सारी चीजें अगर आप जीओसी पढ़ते हैं तो आसानी से समझ पाएंगे, और अगर आप जीओसी के लेक्चर छोड़ देते हैं तो ये सारी चीजें आप नहीं कर पाते। समटाइम आपसे 2 3 4 एसिड लिख दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है बताओ कौन सा अच्छा एसिड होगा, कौन सा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और आपने क्योंकि ये लेक्चर नहीं देखा होता है, ऐसे लेक्चर्स नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए आप उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। फिर हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो है इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस, और उसी के साथ में हम मेसोमेरिक इफेक्ट को भी कवर करेंगे। क्योंकि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट लगभग एक जैसे होते हैं इसलिए हमने इनको एक साथ रखा हुआ है। ये थोड़ा सा अलग है और ये काफी अलग है। अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, ये चारों जो इफेक्ट होते हैं ये बेटा परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ओके, एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं या इन्हीं को हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये जो इफेक्ट होता है हमारा यहाँ पर, ये एक तरह का टेम्परेरी इफेक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि यही छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले, 3 4 ऑप्शन देगा और पूछ लेगा बताइए भला इनमें से कौन सा टेम्परेरी इफेक्ट है। ओके, तो आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताना पड़ेगा। अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो क्योंकि हम हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को अपने अगले वीडियो में देखने वाले हैं तो हम इनको यहाँ पर छोड़ देते हैं। हम जो मेजरली आज डिस्कस करेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो इन सब इफेक्ट को अगर हम देखें, जो आप इफेक्ट आज पढ़ने वाले हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन, और इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बेटा, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये जो आज आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं एक्चुअली दे आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे इफेक्ट क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह मूव करता है और वो जो इफेक्ट देता है वो किस तरह से मूव करता है, उन्हें ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। तो जो यहां पर सबसे पहला दिया हुआ है आपका वो है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ बेसिक सी बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रन करता है। ओके, और ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगर देखो इसमें ट्रांसमिशन जो मैकेनिज्म है यहां पर साफ साफ दिखा रहा है कि ये कॉज होता है वाया सिग्मा बॉन्ड,
और क्या है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं हम एक एक करके समझते हैं। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर कुछ जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहले इनको समझते हैं, फिर हम इन पॉइंट्स की बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली एक कोई ग्रुप जो कि कार्बन से लगा हुआ है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है। और वहीं पर जो ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है टू द कार्बन। इसी तरीके से इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर इस X की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज्यादा हो कंपैरिजन टू कार्बन, ओके, और यहां पर ये थोड़ा सा तो गलत हो गया है, कोई बात नहीं। अगर ज्यादा हो तो ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, ओके, और जब इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है तो इस पे चार्ज आता है डेल पॉजिटिव। तो ये वाला कार्बन इधर से खींचता है तो इस पे आता है डबल डेल पॉजिटिव, और ये फिर कुछ ट्रिपल डेल पॉजिटिव की तरफ पड़ता है। यानी क्या हो रहा है, वो उधर से पुल कर रहा है, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रुप है, ये जो X है यहाँ पर, इट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। और क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसलिए ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से पुल कर रहा है। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन, आप इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो X है यहाँ पर कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो निगेटिव आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, निगेटिव आई इफेक्ट शो करते हैं। और वो सारे ग्रुप जो निगेटिव आई ग्रुप इफेक्ट शो करते हैं उन्हें हम निगेटिव आई ग्रुप्स बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल अभी देखेंगे निगेटिव आई ग्रुप्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर ये जो आपका Y है, इसको मान लेते हैं इट इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, ओके। तो ये क्या करता है, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, फिर थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, फिर थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाते हैं। अब क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर कार्बन को जिससे जुड़ा हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। और वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ओके। और वो ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लस आई ग्रुप्स, ओके। होपफुली आप ये इतनी सी बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं जरा इसकी डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन क्या कहती है, द इंडक्टिव इफेक्ट डिस्क्राइब द पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे शिफ्टिंग, पार्शियल, तो मैंने देखो यहाँ पर दिखाया होगा, पार्शियल शिफ्टिंग हो रही, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, फिर इधर आ रहा है, टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम विद अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके थ्रू ये डिस्प्लेस हो रहे हैं। द पोलराइजेशन क्रिएट पार्शियल चार्ज थ्रू आउट द मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क। पोलराइजेशन का मतलब बस आप इतना समझ लो, लाइक यहाँ से कार्बन X, ये अगर इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल निगेटिव आएगा, यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव है, इसी को हम यहाँ पर कह देते हैं पोलराइजेशन, ओके। अब जो कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स क्या है, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पर आपने पहले ही देख लिया। जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है ये ऑपरेट होते हैं वाया सिग्मा बॉन्ड। दिस इज द परमानेंट इफेक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ओके। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन को ये देगा, थोड़े इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, फिर इसके बाद थोड़े इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और ऐसा कहा जाता है जीओसी में कि ये अप टू, ये जो इफेक्ट है अप टू 3 कार्बन तक होता है, उसके बाद ये फ्रीज हो जाता है। यानी 3 कार्बन तक तो जाएगा, उसके बाद ये इफेक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो ये साफ साफ दर्शाता है इस चीज को कि ये कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ओके। 3 के बाद अगर मैं यहाँ पर चौथा कार्बन लगा दूं तो हो सकता है इस Y का इस कार्बन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ओके। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ से। उसी क्रम में अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन है विच वन इज मोर एसिडिक। क्वेश्चन क्या है आपके पास, विच वन इज मोर एसिडिक। अब आपके सामने ये दे दिया गया, आप सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये एसिड तो है ही, लेकिन कौन अच्छा एसिड है, ये अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको अल्टीमेटली इंडक्टिव इफेक्ट को जानना पड़ेगा, ओके।
तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो हियर द टाइप ऑफ इफेक्ट्स, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वो सारे ग्रुप, वो सारे इफेक्ट्स जिसके थ्रू कोई एटम या फिर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा हो, वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? नेगेटिव आई इफेक्ट शो करेंगे। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है डेफिनेशन में, द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ ग्रुप्स और एटम इज कॉल्ड द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंडिकेटेड बाय नेगेटिव आई। और हियर इज द ऑर्डर, और इसमें एक और ऑर्डर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो सबसे पहले होता है NF3, सॉरी पॉजिटिव। ये कुछ ग्रुप्स हैं। ओके, अब देखो फिर से आते हैं हम यहाँ पर, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। तो यहाँ पर देखो, ये फ्लोरीन कैसा ग्रुप है? अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे डिवाइड करूं तो यहाँ निगेटिव 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 निगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव आएगा। अब आप एकदम एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए बेटा, कि अगर कोई एसिड है तो एसिड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा और ये एक नेगेटिव वाला यहाँ पर एनायन देगा। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अब किसी भी एसिड का, ये क्या है? एसिड है। किसी भी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो जितना स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। ओके, तो यहाँ पर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या करेगा? थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल करेगा, तो ये आगे से यहाँ से पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, फिर उसी तरीके से ये इधर पुल करेगा, ये इधर से पुल करेगा, ये इधर से पुल करेगा, ये इधर से पुल करेगा, इसी तरीके से आई भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। तो बात ये आती है कि FCl, Br और I में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है? जो ज्यादा पुल करेगा वो इस कॉन्जुगेट बेस को, यानी कि ये यहाँ पर क्या है हमारे पास, इतना अगर हम देखें तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, ये उस कॉन्जुगेट बेस को उतना ज्यादा स्टेबल करेगा। अब अगर आपको ये जानना है कि कौन ज्यादा पुल करेगा, तो फिर आपको ये ऑर्डर बेटा याद करना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान देकर तुम देखो, तो सबसे ज्यादा पुल करता है, अगर उन चारों में मैं बात करूं, इस ऑप्शन में अगर मैं बात करूं, यहां पर A, B और C, D, सबसे ज्यादा फ्लोरीन पुल करता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यहां पर जो स्टेबिलिटी का या फिर जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा वो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, ये बेटा ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा एसिडिक A, फिर B, फिर C और फिर D हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करूं आपसे कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, तो अब मुझे लगता है आपके लिए काफी आसान हो गया होगा। विच वन इज मोर स्टेबल? अब बात आ गई स्टेबिलिटी पर। इससे पहले मैंने पूछा विच वन इज मोर एसिडिक, तो मैंने एक चीज और आपसे बताई कि जो भी ग्रुप्स इसको बहुत स्टेबल करेंगे वो बहुत अच्छे एसिड्स होंगे। तो यहाँ पर देखो, ये सारे तो मैंने कॉन्जुगेट बेस बना रखे हैं, अगर ध्यान से आप देखेंगे ये क्या बना हुआ है, यहाँ देखो, ये किसी एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये सारे ही क्या हैं? किसी एक एसिड के कॉन्जुगेट बेस हैं। तो इस तरीके से NO2 है, F है, CH2 है, OH है, ये सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सारे ही ग्रुप, चाहे वो NO2 हो, चाहे वो F हो, चाहे वो CH2 हो, चाहे वो OH हो, आपको कहीं ना कहीं यहां दिख जाएंगे। NO2, ओके, आफ्टर दैट OH, CH, एक और आपका ग्रुप कोई बच रहा है F। तो 1 2 3 4, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? NO2 करेगा, तो यानी सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा A, देन फिर F, फिर CH2, फिर OH, A, और फिर आपका हो जाएगा B, फिर हो जाएगा D, फिर हो जाएगा आपका C। तो ये आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। आप स्टेबिलिटी होपफुली समझ रहे होंगे। कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से पुल करेगा, अच्छा देखो बात को समझो पहले, अगर ये इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज मूव नहीं करता है, ओके, कहीं पर ट्रांसफर नहीं होता है, डिस्प्लेस नहीं होता है, तो वो अनस्टेबिलिटी कॉज करेगा। ओके, कंपाउंड को क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। और अगर कोई ग्रुप लग जाए ऐसा जो इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सकता है, तो क्या करेगा?
इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेस होकर के इधर की तरफ शिफ्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो ठीक उसी तरीके से समझो, आप लोग ग्रुप में 5 लोग खड़े हुए हैं, ओके, और 5 लोगों में से किसी एक के ऊपर बहुत सारा सर पर वजन रखा हुआ है, बहुत सारा सर पे वजन रखा हुआ है और 5 लोग खड़े हुए हैं। अगर वही जो किसी के सर पे वजन रखा हुआ है वो अगर सबको देता रहे बारी बारी से 1-1 2-2 मिनट के लिए, तो क्या होगा, वो जो लोड है वो डिस्प्लेस हो रहा है हर एक के। लेकिन अगर सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर रखा रहे तो क्या होगा, तो जिसके ऊपर रखा रहेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर आप वो जो 5 का ग्रुप है वो आप डिस्प्लेस करते रहे, एक दूसरे से बदलते रहे, तो सभी की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक उसी तरीके से अगर ये निगेटिव चार्ज सिर्फ यहीं पर रहे तो ये क्या करेगा, कंपाउंड को अनस्टेबल करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लग जाए और वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो एक्सेस अमाउंट में है, इनको अपनी तरफ खींच ले, तो क्या करेगा, उस चार्ज को डिस्प्लेस करेगा। और जब चार्ज डिस्प्लेस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज मोर स्टेबल अगेन। तो इस बार दे दिया गया CH3 CO नेगेटिव, Cl CH2 CO नेगेटिव, Cl2 CS CO नेगेटिव, CCl3 COO नेगेटिव। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन काफी आसान था क्योंकि हमने यहां से ले लिया था। इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है, एक ग्रुप कुछ ऐसा लगा हुआ है जो कि है CH3, और CH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता है। CH3 एक्चुअली ग्रुप जो है, जैसे कि ये सब निगेटिव आई शो कर रहे थे, ये शो करता है पॉजिटिव आई, और पॉजिटिव आई जब शो करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पुश करता है। ये तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। क्यों, कैसे करेगा, तो निगेटिव आई, यहाँ भी निगेटिव आई, यहाँ भी निगेटिव आई। जितने ज्यादा ग्रुप्स लगे होंगे, ओके, द मोर नंबर ऑफ ग्रुप्स शो मोर, आप कह सकते हैं जितने ज्यादा ग्रुप्स लगे होंगे उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे और उतनी ज्यादा वो स्टेबिलिटी कॉज करवाएंगे। लेकिन वो तब करवाएंगे जब यहाँ पर चार्ज निगेटिव होगा। सपोज चार्ज पॉजिटिव होता तब क्या करते, तब अनस्टेबिलिटी कॉज कर देते, क्योंकि तब तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सबसे ज्यादा इसे तो अनस्टेबल कर देगा ये, पहली बात तो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की नीड ही नहीं है, और ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सबसे लास्ट में तो यही आ जाएगा, तो इसको लिखते हैं सबसे लास्ट में ए। बात अब इन तीनों की है कि इनमें कौन सबसे स्टेबल। तो यहाँ पर 3 Cl मिल करके देखो, ये कैसे, इस तरीके से Cl 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 COO नेगेटिव, इस तरीके से 3 यहाँ पर Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कॉज करेंगे। तो यहाँ पर होगा सबसे पहले D, फिर C, फिर B, फिर A। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखिए, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है, सपोज कुछ ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, CH2 COO नेगेटिव, और यहाँ पर मान लेते हैं Cl है, फिर CH2 COO नेगेटिव, और यहाँ पर मान लेते हैं F है, फिर CH2 COO नेगेटिव, और यहाँ पर CH2 ना करके यहाँ पर करते थे CH, और यहाँ पर मान लेते हैं Cl2 है, ओके। इसको हटा देते हैं यहाँ से। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछ लेता है और पूछता है, बताइए विच वन इज मोर स्टेबल, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। अब आप इधर आओगे तो यहाँ परेशान हो जाओगे थोड़े से। कैसे परेशान होगे, समझो जरा। आप परेशान इस तरीके से होंगे, बेटा यहाँ पर F देखो, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और ऑर्डर में भी Cl बाद में आता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि F यहाँ पर है बट यहाँ पर Cl2 दो लगे हुए हैं, ओके। तो अगर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाए जाते हैं तो स्टेबिलिटी इन्हीं की ज्यादा होगी, ना कि फिर F की ज्यादा होगी। तो यहाँ पर B की स्टेबिलिटी ज्यादा है A से, ये A हो जाएगा और ये आपका B, ओके। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब एक वर्ड जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो एक लाइन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम, electronegativity is a property of
एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electrons, okay, to the adjacent carbon। समझो, यहां से एक बार में समझ लो, फिर आपको ध्यान में रहेंगी चीजें। जैसे मैंने यहां पर F को रखा है, अगर F के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो कि वो इस CH2 से इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता हो, तो हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है। Cl के पास अगर कोई ऐसी क्षमता है कि वो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रॉपर्टी रखता है, तो उसे हम कहेंगे कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसीलिए कहा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एडजेसेंट कार्बन। होपफुली आपको नेगेटिव आई इफेक्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव आई इफेक्ट की। तो आपने देखा नेगेटिव आई इफेक्ट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो एटम लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। बट अगर हम पॉजिटिव आई इफेक्ट की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जहां भी ये ग्रुप लगे होंगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। इसीलिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। रिलीज यानी देना, डोनेट करना। इट रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ ग्रुप और एटम एंड डिनोटेड बाय प्लस आई। ओके, हियर इज द ऑर्डर। ये कुछ ऑर्डर है, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस COO माइनस C, और फिर ये टर्सरी एल्काइल, देन ये 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर ये अल्काइल। ये कुछ इस तरीके से प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। यहां पर कुछ आपके पास एग्जांपल्स गिवन है जिन्हें आपको सॉल्व करना है वाया प्लस आई इफेक्ट। तो जो सबसे पहला है यहां पर वो है आपका विच वन इज मोर स्टेबल। यहां पर आपको बताना है विच वन इज मोर स्टेबल। यहां पर देखो कार्बोकेटायन है, ये पहला जो कार्बोकेटायन है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ध्यान से देखना है बेटा। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये नॉर्मल मिथाइल है आपका। ओके, और आपसे पूछा गया और ये सब क्या है, तीनों ही चारों ही क्या है, कार्बोकेटायंस। होपफुली आपको कार्बोकेटायन के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो आगे जब हम कवर करेंगे स्पीसीज वगैरह बीच में, ठीक है, जैसे कि जीओसी में हमें ये भी तो पढ़ना है कि कौन कौन सी स्पीसीज बनती हैं, फिर मैकेनिज्म आप प्रेडिक्ट करेंगे जाकर के। तो इन सब में, इन चारों में कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, तो आपको पहले तो ये पता करना है कि CH3 कैसा ग्रुप है। तो आपने यहां पर देखा CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जहां ये जुड़ा हुआ है वहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी को। और CH3 कैसा आयन है, CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यहाँ पर 3 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर तो कोई नहीं, यानी कि 0 है। अब आप समझिए इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और इसको कुछ ऐसे ग्रुप मिल गए जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रुप हैं तो स्टेबिलिटी को ज्यादा करेंगे। इसका मतलब जो ऑर्डर होगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। ओके, दिस विल बी द ऑर्डर। होपफुली आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ पर CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दूसरे क्वेश्चन से जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है विच वन इज मोर एसिडिक। ओके, कौन ज्यादा एसिडिक है। यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, यहाँ पर आपका फिर से 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, और ये सिंपली मिथाइल अल्कोहल यहाँ पर दिया हुआ है। और पूछ रहा है बताओ ज्यादा कौन एसिडिक है। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, इसको आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप ये करके नहीं देखते हैं बेटा तो फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एसिड के लिए मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा कि एसिड जो है, लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूं एसिड्स की, HA यानी एसिड की मैं बात कर रहा हूं सिंपली, इसमें H प्लस प्लस A निगेटिव। ओके, ये जो कॉन्जुगेट बेस है जिसका जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो हम देख लेते हैं कौन कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल कर रहा है। तो समझना, जरा ध्यान से समझना आप लोग। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है और यहां से ये क्या कर रहा है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
इसको, और बहुत सारे, इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड ही नहीं है और ये और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन की कोई नीड नहीं है और इलेक्ट्रॉन इसे मिले जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपके सर पे 40 किलो का बोझ रखा हुआ हो और कोई 5 किलो, फिर 5 किलो, फिर 5 किलो ऐसे करके रखता जाए तो क्या होगा, आप बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ से ये जो ग्रुप लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप, ये क्या कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इसे देते जा रहे हैं। तो जब और इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इसको बहुत ज्यादा अनस्टेबल करेंगे, क्योंकि इसके बाद 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ज्यादा अनस्टेबल करेंगे। इसके बाद 2 दे रहे हैं, इसके पास 1, और इसके पास तो खैर ठीक है, ये दोनों ही दे रहे हैं, और इधर सिर्फ CH3। तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर कहता है, D सबसे ज्यादा स्टेबल, देन C, देन B, देन A, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर कहता है। और आपको पता है कि जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, एसिड उतना ही, इधर एसिड उतना ही अच्छा। ओके, तो आपका जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा वो भी यही हो जाएगा, D सबसे ज्यादा एसिडिक, देन C, देन B, देन A। और जब इनकी K वैल्यू निकाली जाती है तब भी आप पाएंगे ऑर्डर यही आता है। ओके, सो इससे प्रूव्ड होता है कि हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है कुछ डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ GOC, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट। वहां पर ऑर्गेनिक सिस्टम लग गया है, बट हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो, सबसे पहला यहां पर दिया हुआ है टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है, होपफुली आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा समय से, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन के लिए आप एग्जांपल बहुत अच्छा ये ले सकते हैं, जो भी मैंने लिया था कि 3 डिग्री देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ओके, तो ये एग्जांपल आप यहां से ले सकते हो। दूसरी अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, तो कार्बोएनायन की अगर हम बात करें तो ये कुछ एग्जांपल मैंने एक ले रखा है, इसे ही हम देख लेते हैं। दिस वन, होपफुली आपको विजिबल होगा। अब समझो, क्योंकि यहां पर अभी 2 मिनट पहले मैंने यही सेम एग्जांपल आपको समझाया, बस थोड़ा सा अलग वे में समझाया, अल्कोहल के फॉर्म में समझाया आपको। यहाँ पर नेगेटिव साइन है ऑलरेडी। ओके, ये कार्बन आयन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस आई। यहाँ पर भी प्लस आई, यहाँ पर भी प्लस आई, यहाँ पर सिर्फ एक प्लस आई है, और यहाँ पर तो कोई नहीं। तो मुझे ये बताओ, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की नीड है ही नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉन पुल किए जा रहे हैं, तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये इसको बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर रहे हैं। तो जब बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, अनस्टेबिलिटी कॉज करते हैं इनटू द कार्बोएनायन। ओके, किसमें, कार्बोएनायन में। अब अगर हम ये देखें तो इस तरीके से जो स्टेबिलिटी पर या एसिडिटी पर जो इफेक्ट पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे एसिडिटी को प्रमोट करते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो सारे ही के सारे एसिडिटी को कहीं ना कहीं सप्रेस करते हैं। 100% सही बात तो नहीं, बट हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी हम देखेंगे जब इन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सो अगर हम इन सब चीजों को कंक्लूड करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, मोर माइनस आई इफेक्ट शो मोर एसिडिक नेचर। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें देखने को मिलेंगी, हमेशा नहीं, आप हमेशा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें देखने को आपको मिलेंगी। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं, मोर प्लस आई इफेक्ट is lesser एसिडिक नेचर, और या फिर कह सकते हैं आप मोर बेसिक नेचर। ठीक है, तो इस लाइन को आप याद रखिएगा, काफी काम आपके आने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेडिक्शन ऑफ मैकेनिज्म, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे हम मैकेनिज्म को, देखो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसा कि आपने पीछे देखा, लाइक NO2 अगर लगा हुआ है सपोज, या फिर NO2 की जगह जो अभी आपने देखा, मैं उसकी बात कर लेता हूं, जैसे कि फ्लोरीन लगा हुआ है, तो इससे आप कम से कम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये जिस भी कार्बन से लगा हुआ है वहां से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, है ना।
और अगर ये यहां से मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा तो हो सकता है कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ आकर के अटैक कर सके। तो इस तरीके से आप मैकेनिज्म को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिटी ट्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ एसिडिटी ट्रेंड का? इसका मतलब बेसिक सा ये हुआ कि यू कैन प्रिडिक्ट एसिडिक नेचर ऑफ एनी कंपाउंड यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। और वहां पर बढ़िया सा एग्जांपल हमारे पास है ये। क्वेश्चन कहता है विच वन इज मोर एसिडिक, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है इन सब में। और मैंने ऐसे एग्जांपल आपको पहले करा दिए। यहां पर देखो जरा CCl3 तीन आई ग्रुप हैं जो कि नेगेटिव आई शो कर रहे हैं। ओके, तीन Cl हैं, तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं जो कि माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ही नहीं। यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है जो कि पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो मुझे बताओ ये इसके कॉन्जुगेट बेस को क्या कर रहा होगा? अनस्टेबल कर रहा होगा। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा एसिडिटी का वो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। ओके, क्यों? क्योंकि CCl3 में तीन Cl है, यहाँ पर दो Cl है, यहाँ पर एक ही Cl है और यहाँ पर तो Cl है ही नहीं, उसकी जगह ये है और ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट। ओके, दैट्स वाई कि यहाँ पर जो एसिडिक ऑर्डर होगा हमारा ये होगा। सो द नेक्स्ट वन इज बेसिसिटी पैटर्न। बेसिसिटी पैटर्न का बेसिक सा मतलब है यू कैन चेक द बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड बाय यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर जो मैं एग्जांपल आपके सामने लेने वाला हूँ वो कुछ इस तरह से गिवन है, लाइक दिस। ओके, अगर यहाँ आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? विच वन इज मोर बेसिक। और अगर बेसिसिटी की हम बात करें, देखो ये भी बेसिक होता है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है और ये भी बेसिक है, सारे ही बेसिक होने वाले हैं। ठीक है ना? इसमें से पूछ ये रहा है कि ज्यादा बेसिक कौन है। आप यहाँ पर NH2 कर लीजिए और यहाँ भी NH2 कर लीजिए। ओके, तो ज्यादा बेसिक कौन है आप ध्यान से समझो। यहाँ तो NH3 है, सिंपली कोई ग्रुप ही नहीं लगा है, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर्स। यहाँ भी लोन पेयर्स, यहाँ भी लोन पेयर्स और यहाँ भी लोन पेयर्स। अब समझो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पर CH3 है ये शो करेगा आपका प्लस आई इफेक्ट। CH3 कौन सा शो करेगा? यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है। यहाँ पर क्योंकि Cl लगा हुआ है तो ये माइनस आई शो करेगा और ये भी माइनस आई शो करेगा। तो देखो अगर ये माइनस आई शो करेगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी करेगा, जबकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और बेसिसिटी को करने के लिए। ये भी इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा बट ये इलेक्ट्रॉन को देगा, और इस पे तो कोई मतलब ही नहीं, नो इफेक्ट। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, सिंपल। ओके, नो इफेक्ट। ये लाइन क्या कहती है? एल्काइल अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ओके, एल्काइल अमीन, अगर यहाँ पर तुम बेसिसिटी देखोगे तो B सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन A, देन क्यों? क्योंकि ये तो और इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना, और ये पुल कर ले रहे हैं, और इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं, इसीलिए क्योंकि ये पुल कर ले रहे हैं ये वाले Cl और Br, तो ये बेसिसिटी को रिड्यूस करेंगे। अब बात ये आती है कि इन दोनों में से कौन कम बेसिक। ओके, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमेशा याद करके रखना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो इन दोनों में से अब कौन ज्यादा बेसिसिटी को रिड्यूस करेगा? तो इसके बाद जो आएगा वो Br, देन आपका Br D, देन आपका आ जाएगा C। सो दिस विल बी द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। देन द नेक्स्ट इज कार्बोनिल रिएक्टिविटी। कार्बोनिल की रिएक्टिविटी को कैसे हम चेक करेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देने वाला हूं, और उन एग्जांपल्स का यूज करके, लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूं HCOH, ओके, सेकेंड इज CH3COH, एंड जो हमारे पास थर्ड है CH3CO ओके। इन तीनों में अगर आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना हो तो समझो यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी वही चीज होगी, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ भी वही चीज होगी, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव।
अब बात ये आती है कि इनके अगल बगल कैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ देखो ये ग्रुप लगा हुआ है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, बट यहाँ पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे नो इफेक्ट। ओके, अब आपसे पूछा गया बताओ इन तीनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप देख रहे हो कार्बोनिल की रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल यानी उस पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कहाँ जाना चाहेगा, पहले यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ। ऑब्वियसली यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, ये बहुत आसानी से जाकर के यहाँ अटैक कर सकता है। बट यहाँ जब ये आ रहा होगा तो आप देखो ध्यान से, एक प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है, प्लस आई ग्रुप। तो ये क्या कर रहा होगा, इस पॉजिटिव को थोड़ा सा तो रिड्यूस कर रहा होगा। इसका मतलब इसके कंपैरिजन में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा बाद में बाइंड करेगा। लेकिन अगर हम इस थर्ड नंबर की बात करें, इसे अगर ए बी और इस सी नंबर की बात करें, तो एक प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है और इधर भी एक प्लस आई लग रहा है दो तरफ से, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को ये लगभग रिड्यूस कर दे रहा है। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर ये रिड्यूस हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज लगभग खत्म हो जाएगा, इसीलिए सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ए, देन बी, देन सी। तो ये हो जाएगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। होपफुली आपको इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट से आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस के बारे में आपने लगभग, अगर आप इंटर कर चुके हैं तो ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा रेजोनेंस के बारे में। एक तरह से पाई ऑन से रिलेटेड चीज है। अभी जो हमने बड़ी इससे पहले जो इंडक्टिव इफेक्ट हमने कवर किया उसमें क्या सारी चीजें सिग्मा बाउंड के टूवर्ड हो रही थी, लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं, जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं, वो है आपका पाई बाउंड के अराउंड। सो रेजोनेंस की अगर हम बेसिकली बात कर लें तो जो डेफिनेशन दी गई है, रेजोनेंस इज द डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग या फिर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर विद इन द कंपाउंड। मेक श्योर आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कहां पर कह रहे हैं, विद इन द कंपाउंड। और क्योंकि विद इन द कंपाउंड है, इसीलिए इस फिनोमेना को कहते हैं हम इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना। और एक चीज ध्यान देनी है आपको, दिस इज एन हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल फिनोमेना। हाइपोथेटिकल फिनोमेना का मतलब क्या है कि जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, लाइक बेंजीन की बात कर लेते हैं, तो बेंजीन आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। समटाइम आप क्या कर सकते हैं, इन बॉन्ड्स को इधर की जगह कुछ इस तरीके भी कर सकते हैं, बट जो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा। तो ये क्या है, ये दोनों ही हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं। एक्चुअल में जो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। ओके, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो ये आपको चीजें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। उसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूं इस बारे में आपसे एक एग्जांपल के थ्रू, तो वो कुछ ऐसा होगा लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2 और मान लेते हैं यहाँ पर वो एक पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये इधर की तरफ जब मूव करेगा तो CH2, देन क्योंकि एक बॉन्ड इधर मूव कर गया तो CH, यहाँ पर सिंगल था, अब डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। बट ये दोनों ही स्ट्रक्चर कैसे हैं, सॉरी, ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपके हाइपोथेटिकल हैं। अगर हम इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो CH CH2 और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, कुछ इस तरीके का इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन करके आएगा। सो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। कंडीशंस क्या है, so there are certain conditions for the resonance. All atom participating in the resonance must be sp or sp2 hybridized. The parallel p orbital overlap with each other. Molecule should have conjugated system. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एक शर्त है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इसमें कॉन्जुगेशन तो होना ही चाहिए। ओके, कॉन्जुगेशन क्या है, हम अभी के लिए समझने के लिए कर लेते हैं कि अल्टरनेट बॉन्डिंग की बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने अभी बेंजीन बनाई थी या यहीं पर देख लिए तो पाई, सिग्मा और पॉजिटिव है, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट सिस्टम की बात हो रही है। आगे हम बात करेंगे टाइप्स की, तो वहां पर देखेंगे कॉन्जुगेशन क्या होता है। सो हियर इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस, और यही है एक तरह से कॉन्जुगेशन के टाइप्स को हम कह सकते हैं। सबसे जो पहला टाइप हमारे पास होने वाला है वो है पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज। ओके, या फिर इसी को कहते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। किस तरीके से, तो पहला एग्जांपल यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख रखा है और वो कुछ इस तरीके से है, लाइक
यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका पॉजिटिव चार्ज जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया अभी, ये दोनों कुछ इस तरीके से अपना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है। ये क्या सा बॉन्ड है? ये पाई बॉन्ड है। तो पाई सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये किसको शो कर रहा है? पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज यानी वैकेंट ऑर्बिटल को। इसका मैंने हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी आपको बना के बताया, लाइक दिस CH2, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, ये आपका डेल पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा बेटा, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका होगा। उसी तरीके से एक और यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। तो जब हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये इस तरीके से मूव करता है। ओके, क्यों मूव करेगा? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर एक तरीके का आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है। पाई, ये पाई बॉन्ड होगा, ये सिग्मा, और यहाँ पर पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये वाला कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है। तो ये इधर की तरफ जब मूव करेगा पाई बॉन्ड, यानी यहाँ आएगा, तो ये और ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा, इस कार्बन का और इस कार्बन का। तो पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और उसी तरीके से जब ये वाला जो बॉन्ड है, ये जब इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो बॉन्ड इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप पाएंगे 3 आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, और इसी का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस। ओके, सो आपको ये सारी चीजें समझनी। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर 2 एग्जांपल आपके सामने दिए हुए हैं। एक तो है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ओके, अब अगर इसका हम दूसरा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, तो क्या होगा? ये इधर की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, इधर का बॉन्ड इस तरफ मूव कर जाएगा। सो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो CH2 CH2, और यहाँ पर क्योंकि हाँ CH2, और ये आपका भी CH2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ CH2 नहीं, CH, और इस पे नेगेटिव, डेल नेगेटिव, यहाँ पर भी डेल नेगेटिव। इस तरीके से इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। ये तो बात हो गई आपके बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल की। लेकिन जब हम पाई सिग्मा लोन पेयर की बात करते हैं, तो आपने अपने कई सारे सेमेस्टर्स में, लाइक जब हम 301 पढ़ रहे होते हैं या कोई और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जिक्र तो होता ही होता है। और जब फिनॉल की बात आती है, तो फिनॉल में किस तरीके का हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है? तो पाई सिग्मा लोन पेयर के टाइप का रेजोनेंस हमें देखने को मिलता है। तो एक बार जरा उसको बना करके हम लोग देख लेते हैं कि इसमें रेजोनेंस किस तरीके से होता है। तो ये आपको पता है कि फिनॉल है, और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ओके, होता क्या है, वो सारे एटम्स, वो सारे ग्रुप जिनके पास लोन पेयर्स होंगे, वो बेटा रिंग को अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे, और वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। ओके, तो क्या होगा? ये वाला लोन पेयर इधर की तरफ मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के पास में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, तो इस ऑक्सीजन पर चार्ज आता है पॉजिटिव। ओके, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये इधर की तरफ मूव करेगा, और जब ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा, तो इस वाली पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तो डिस्प्लेस होंगे अपनी जगह से, तो ये क्या होगा? ये इधर की तरफ डिस्प्लेस होगा, और ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरीके से आगे की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ही शिफ्ट होगा, तो ये एक नया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, लाइक दिस, और यहाँ पर एक एक बॉन्ड आएगा, देन नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगेन नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा फिर से, और ये वाला जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक आपके पास नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, डबल बॉन्ड O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके,
और ये वाला बॉन्ड देखो इधर आ गया, इधर पहले से ही था एक बॉन्ड, देन यहाँ पर चार्ज आएगा आपका नेगेटिव, अगेन दिस नेगेटिव मूव हियर, और ये वाला फिर से आपका बॉन्ड इधर मूव कर जाता है। तो जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन तक फिर से पहुंच जाएंगे और एक आपको नया स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि इसी का जस्ट एक मिरर इमेज होती है, लाइक दिस। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो किस तरीके का रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा है, पाई सिग्मा एंड लोन पेयर टाइप का यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। इसी का अगर आपको हाइब्रिड बनाना हो तो हाइब्रिड कुछ इस तरीके से बन जाता है बेटा, लाइक दिस। ओके, दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। वहीं पर पाई सिग्मा अगर फ्री रेडिकल की हम बात करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। तो क्या होता है, यहाँ से एक होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो और उनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, तो ये बनाते हैं CH2 CH2, और इन तीनों के ही पास आपको एक एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद एक थर्ड जो स्ट्रक्चर बन के आता है, ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं, CH2 CH2, और इनके बीच में एक बॉन्ड होता है और ये इस तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर आपका रेजोनेंस होता है वो पाई सिग्मा और लोन पेयर के टाइप, सॉरी फ्री रेडिकल के टाइप का यहाँ पर रेजोनेंस होता है। देन हम बात करेंगे पाई सिग्मा एंड पाई की। तो पाई सिग्मा पाई में आपके पास जो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है वो है बेंजल्डिहाइड। होपफुली आपको बेंजल्डिहाइड के सारे स्ट्रक्चर्स बनाने आते होंगे, और अगर नहीं आते तो हम सिखाएंगे। तो जब हम बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं यहाँ पर, तो बेंजल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, लाइक O और H। ओके, जस्ट बिकॉज ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, और ये जब इधर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसके एडजेसेंट कार्बन पर यहाँ तो डबल बॉन्ड होगा, नेगेटिव H, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट जैसे ही इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इधर की तरफ मूव करेगा बॉन्ड, और जब ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, लाइक C डबल बॉन्ड इधर, फिर H, देन ये बॉन्ड इधर की तरफ आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा क्योंकि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड फिर इधर मूव करेगा, और जब ये इधर मूव करेगा तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, C ऑक्सीजन, देन यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से ये एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। देन अगेन ये फिर से मूव करेगा इधर की तरफ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा उसे इधर इससे बैलेंस किया जाएगा। देन अगेन देयर इज अ न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज द मिरर इमेज ऑफ फर्स्ट वन। ये जो फर्स्ट है और ये जो लास्ट वाला आपका आया है, ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पाई सिग्मा पाई का जो रेजोनेंस है वो देख सकते हैं। और इसमें कैसे पाई सिग्मा पाई, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पाई बॉन्ड है, ओके, ये सिग्मा है और ये पाई है, यही तीनों बॉन्ड आपस में इन्वॉल्व थे फॉर द रेजोनेंस ऑफ बेंजल्डिहाइड। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इसका अगर आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना हो तो कुछ इस तरीके से CHO, ओके, ये आपका हाइब्रिड इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास लोन पेयर सिग्मा एंड वैकेंट ऑर्बिटल जो है, या फिर पॉजिटिव उसी को कहते हैं। एग्जांपल वहां पर एकदम बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है, CH3 NH CH2 के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी को वहां पर शो कर रहा है,
और इलेक्ट्रॉन को डिफिशियंसी को भी शो कर रहा है। तो ये क्योंकि ये इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये इधर की तरफ डोनेट करेगा अपने लोन पेयर्स को, CH3 NH CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये लोन पेयर है, ओके, ये सिग्मा है और ये पाई है, ये तीनों इन्वॉल्व है रेजोनेंस में और वही इसका टाइप बता रहा है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस। सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट है स्टेबिलिटी का, ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड शो ग्रेटर स्टेबिलिटी। यहाँ पर जो एग्जांपल आपको दिखाया गया है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, लाइक क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये इधर की तरफ डोनेट करेगा अपने लोन पेयर्स को, और जब ये लोन पेयर को डोनेट करेगा तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज हटेगा। तो जो एक नया कंपाउंड या नया एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके का और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इसलिए B इज मोर स्टेबल देन A। ओके, द नेक्स्ट वन next is neutral species are more stable, okay, than charged species। क्या मतलब इस बात का, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें यहाँ पर और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो आपको पता है इसके पास ये इधर की तरफ ने डोनेट करेगा लोन पेयर से, और जब ये इधर की तरफ डोनेट करेगा तो कार्बन वैलेंसी तो 4 होती है, तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा CH, यहाँ डबल बॉन्ड होगा NH2 और इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब अगर आप पहले वाले को देखें, फर्स्ट जो है A हमारा वो एक न्यूट्रल स्पीसीज है, ओके, और जो B है हमारा वो एक चार्ज स्पीसीज है। तो यहाँ पर A क्योंकि न्यूट्रल है तो आप कह सकते हैं A इज मोर स्टेबल देन B, ओके। नेक्स्ट है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शो मोर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एग्जांपल है लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज है, ओके, ध्यान से सुनना, नेगेटिव चार्ज है और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन अगर रेजोनेंस इसका करा दिया जाए तो ये इधर की तरफ अपने नेगेटिव चार्ज को डोनेट करता है और ये फिर इधर की तरफ शिफ्ट होता है बॉन्ड, और जब ये शिफ्टिंग होती है तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आता है इसी का, लाइक CH2 क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इधर की तरफ, देन CH, देन यहाँ डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ ध्यान से देखो तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं A इज मोर स्टेबल देन B, ओके। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, between two different compounds more conjugated is more stable। अच्छा, दो अगर कंपाउंड आपको दिए हुए हैं और दोनों में से कोई एक ज्यादा कॉन्जुगेटेड है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर दो कंपाउंड आपको दिए हुए हैं A एंड B, अगर ध्यान से हम देखें दोनों में कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन बस यहीं तक आ रहा है। यहाँ पर देखें तो पाई सिग्मा एक सेकेंड, पाई सिग्मा, ओके। सो यहाँ पर कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है और यहाँ पर कॉन्जुगेशन आपको कम दिख रहा है, इसीलिए आप कह सकते हैं A इज लेस स्टेबल देन B, ओके। द नेक्स्ट वन इज इन टू कंपाउंड्स इफ वन इज एरोमेटिक एंड अनदर इज नॉन एरोमेटिक। इस पॉइंट का कहने का मतलब है अगर दो आपके पास कंपाउंड्स हैं, अगर हम पहला माने बेंजीन, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एक कोई इतने ही कार्बन वाला दूसरा कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6, और इन दोनों में कॉन्जुगेशन कुछ बराबर का दिख रहा है, तो जो हम प्रायोरिटी देंगे, जो स्टेबिलिटी हम बताएंगे वो एरोमेटिक वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर A इज मोर स्टेबल देन B, ओके। एरोमेटिक वाले को हमेशा ही हम प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की। सो मेसोमेरिक इफेक्ट जो आपका है वो एकदम मिलता जुलता है आपके रेजोनेंस इफेक्ट से, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो बिना रेजोनेंस के पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट कुछ जो की डिफरेंसेस हैं उन पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम पहले मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है
कि जब कभी भी रेजोनेंस कार्बन और कार्बन के बीच में होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी रेजोनेंस कार्बन और कार्बन के बीच में होता है तो वहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं शो होता है। फिर अभी डेफिनेशन से हम याद करते हैं एक बार। इफ एनी ग्रुप और एटम डोनेट और विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन वाया रेजोनेंस देन दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इसमें आपको जो ग्रुप वगैरह हैं, जैसे कि दिस ग्रुप और एटम डू नॉट कंटेन कार्बन एटम, दिस इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है, तो जिन भी कंपाउंड जिस भी चेन से या फिर एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को या तो घटा सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। ओके, कॉन्जुगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द मेसोमेरिक इफेक्ट, जैसे कि रेजोनेंस में भी थी। और एक चीज है, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट को हमने पढ़ा था ये डिपेंडेंट होता है किस पे, डिस्टेंस पे। ऑल द मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस बट नॉट ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर मेसोमेरिक इफेक्ट, और वो यहां से क्लियर होता है। इस लाइन को आप यहां से पढ़ सकते हैं। अब जरा एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज एक ग्रुप है OH और ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ डोनेट करता है। अच्छा, आपको एक चीज और ध्यान देनी चाहिए, जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, एक्सेप्ट हैलोजेंस। ओके, अभी मैं बात करूंगा आगे कि ऐसा क्यों है, या फिर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पुल ही क्यों करते हैं। इवन चाहे फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, इन सब के पास आप पाएंगे लोन पेयर्स होते हैं, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के वजह इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनका देखो दो इफेक्ट लगते हैं, एक तो नेगेटिव आई भी लगता है और एक पॉजिटिव एम भी लगता है। ओके, बट यहाँ पर जो आप इनका नेगेटिव आई इफेक्ट है ज्यादा डोमिनेट करता है ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट। बाकी सब में हम देखेंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट ही डोमिनेट करता है। अब क्या होता है, यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करते हैं तो ये इधर की तरफ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं तो वो सारे ग्रुप्स या वो सारे एटम्स, अगर मैं एन की यहाँ बात करूं, जो कार्बन से जुड़े हुए हैं, वो एटम जो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, अगर दूसरी तरफ किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। और ये क्या करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, धीरे धीरे कर करके क्या करते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये कम करते हैं। तो NO2 एक तरह का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और जो सारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं वो -m इफेक्ट शो करते हैं। ओके, कैसा इफेक्ट शो करते हैं, -m इफेक्ट शो करते हैं। वो सारे ग्रुप जो -m इफेक्ट शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं -m ग्रुप्स। और यहाँ पर जैसे अगर OH की बात करें तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसलिए ये +m इफेक्ट शो करता है। सारे ग्रुप जो +m इफेक्ट शो करते हैं उन्हें हम +m ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। इन्हें डिवाइड किया गया है दो तरह से, एक +m ग्रुप और एक -m ग्रुप, जैसे कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट पे इन्हें कैटेगराइज किया था। अगर +m ग्रुप की बात करें तो ये सारे वो ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अगर हम रिंग की बात कर ले भी तो बेंजीन रिंग में, अगर हम बेंजीन की रिस्पेक्ट में बात करें थोड़ा सा, फिनॉल के हमने अभी अभी कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप वहीं से देखेंगे, मैं अब दोबारा नहीं यहाँ बना रहा। तो क्या करते हैं, इनके पास क्योंकि लोन पेयर्स होते हैं, ये रिंग को लोन पेयर देते हैं एंड ऑर्थो प्लस पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ पर इंक्रीज करते हैं। तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आता है और इस पैरा वाली पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है। दैट्स व्हाई कि इन ग्रुप्स को हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। हियर इज द ऑर्डर फॉर द +m इफेक्ट, +m ग्रुप, CH2 NH O नेगेटिव NH2 एंड शो ऑन। ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है आपको याद करनी पड़ेगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास -m ग्रुप, वो सारे ग्रुप जो कि अपने एडजेसेंट कार्बन से या फिर जिस भी कंपाउंड से जुड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं -m ग्रुप्स। So a group that contain double bond, triple bond between hetero atom will show -m effect
ड्यू टू -m द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग इज डिक्रीज्ड पर्टिकुलरली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर को आप याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ यहाँ पर लाइक बेंजीन, और इस बेंजीन पर कुछ इस तरीके से NO2 अटैच्ड है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर मैंने आपको CHO के केस में बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने इसके लिए आपको CHO के अभी थोड़ी देर पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना करके दिखाए हैं। तो इसमें और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला, तो आप जैसे इसको बनाए थे वैसे ही इसे भी बना सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, इसकी जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस हैं, इन पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने वाली। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ जाता था, यहाँ पर जाता था और यहाँ पर जाता था। तो इसलिए हम लोग इसे इस पर्टिकुलर ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। ओके, होपफुली आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम नहीं हो रही, दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द इंटायर रिंग, बट स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पे स्पेशली ये डिक्रीज करते हैं। उसी तरीके से जो आपके +m इफेक्ट वाले हैं, दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द इंटायर रिंग बट स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो होपफुली आपको कम से कम ये चीजें जो मैंने आपको बताई ये समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको एक पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चंस आपको खुद ही सॉल्व करने हैं और उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। ओके, अब आप समझिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, अरेंज इन एसिडिक इन नेचर। सो जो दिए हुए A, B, C एंड D कंपाउंड्स हैं, इनको एसिडिक ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सारे के सारे एक तो एसिड है, सबसे पहली चीज ये है। अब बात ये आती है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो ध्यान से समझो। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पर इफेक्ट लग रहे हैं। NO2 की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन -m इफेक्ट और उसके साथ में -I इफेक्ट भी लग रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये B वाले की बात कर रहा हूँ मैं, -m एंड -I। यहाँ पर अगर बात करें तो इसके पास लोन पेयर्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इसके पास +m इफेक्ट लग रहा है और -I भी लग रहा है। बट क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कभी मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट एक साथ लग रहे होंगे तो हमेशा प्रायोरिटी आप मेसोमेरिक इफेक्ट को देंगे एक्सेप्ट हैलोजेंस। हैलोजेंस के केस में हमेशा ही प्रायोरिटी हम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। ओके, अगर हम CHO की बात करें तो ये बढ़िया सा एक -m इफेक्ट शो करता है। अब ध्यान से समझो, यहां पर क्या है, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, ध्यान से समझो, इस वाले को अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा जो है -m इफेक्ट -I इफेक्ट लग रहा है। और करना क्या है, इस नेगेटिव वाले को हमें ज्यादा स्टेबल करना है। ओके, कोई भी एसिड बहुत अच्छा है उसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो नेगेटिव पार्ट यानी जो कॉन्जुगेट बेस है वो बहुत स्टेबल होना चाहिए, तो इसको हमें स्टेबल करना है। ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है इससे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो B है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो B होगा। उसके बाद में ये भी -m दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि D उसके बाद एसिडिक होगा, तो हम D लिखेंगे। आफ्टर दैट ये तो देखो, ये और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ बढ़ा रहा है, तो ये तो और अनस्टेबल कर रहा है। और उसके बाद फिर A आएगा, देन आपका जो है C आएगा। सो दिस विल बी द एसिडिक ऑर्डर फॉर दीज कंपाउंड्स। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर करना है कि विच वन इज मोर एसिडिक, अरेंज इन एसिडिक ऑर्डर। ओके, इन सबको आपको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करके बताना है। ओके, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर करिए। थैंक यू सो मच।